Our next topic is, last topic is basically osmoreceptor ADH feedback mechanism. ये हम सबको पता है. Already we know this thing that ADH causes the reabsorption of water. I think कोई छुपी हुई चीज़ नहीं. अच्छा, इसमें ना इसकी डिटेल में जाने से पहले ADH के रिलीज वाले फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फैक्टर्स causing release of ADH. ये जरा ना फिजियोलॉजी की लैंग्वेज में इसके एमसीक्यूज को देख लेना. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ ECF. पहले मुझे बताओ, मैंने कुछ गलत मैंने लिखा है. Increase osmolarity means increase water or increase solute? Increase solute. What is decreased? Water. So of course the decreased water will, as a result, causes the release of ADH. दूसरा important factor, decrease arterial pressure. Again, एग्री करोगे तो आगे चलूंगा, नहीं तो कॉन्सेप्चुअली एग्री, मेरे लिखने से एग्री नहीं. ओके. थर्ड, डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम. क्या ये भी तीसरा कॉस्ट फैक्टर है? एब्सोल्युटली. ऑल दीज थ्री इंडिविजुअली और गॉड फॉरबिड इफ इन अ बॉडी कलेक्टिवली कैन कॉज मैसिव रिलीज ऑफ ADH. क्योंकि इन तीनों में एक बात कॉमन है, डिक्रीज वाटर इन ECF. इन तीनों में ये कॉमन फैक्टर है, जिसकी वजह से ये तीनों बहुत पोटेंट रिलीजर्स हैं किसके? ADH के. क्लियर हो गई ये बात? ये तीनों फैक्टर समझना इंपॉर्टेंट है. ओके. अब अगर मैं इन तीनों फैक्टर्स को रिलेट करने लगा हूं इससे, अब ऊपर से इसमें ना थोड़ी सी एनाटॉमी में पहले बताऊंगा, वो जरा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है यहां पे बताने के लिए, फिर ये टॉपिक ज्यादा अच्छा समझ आता है. दो लोकेशंस इंपॉर्टेंट है ADH से रिलेटेड. ये जरा गौर से बोर्ड पे देखो. एक है सुप्रा ऑप्टिक एंड प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई इन हाइपोथैलेमस. नंबर वन. एक मैं और लिख रहा हूं यहां पे, AV3V रीजन इन थर्ड वेंट्रिकल. ये थर्ड वेंट्रिकल क्या होता है? ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकल के साथ ही एक रीजन लोकेटेड, इसका नाम क्या है? AV3V रीजन. अच्छा, AV3V रीजन आपकी बुक में लिखा हुआ है फर्दर 1, 2 और 3 पार्ट्स में मिलकर बना. उन पार्ट्स में मैं नहीं जा रहा डिटेल. जो आपके टिपिकल ऑस्मोरिसेप्टर्स है ना, दोज आर बेसिकली लोकेटेड इन दिस रीजन, AV3V रीजन. ऑस्मोरिसेप्टर का मतलब क्या है? इनके नाम से क्या लग रहा है कि they will sense the change in osmolarity. That's why they are called osmoreceptor. और इसका ट्रिक क्या है कि वो देखो लोकेटेड ब्रेन में है, जबकि इसका बैलेंस जाके किडनी और ब्लड वेसल से होना है. तो ब्रेन में सेंसर लगे हुए हैं जो डिटेक्ट करेंगे जो भी हमने तीन बातें लिखी. कौन कौन सी तीन बातें लिखी हमने? इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी, दूसरा क्या लिखा था? डिक्रीज ब्लड प्रेशर, आर्टीरियल प्रेशर, एंड नंबर 3 डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम. इन तीनों को डिटेक्ट कौन करेगा? ऑस्मोरिसेप्टर. किस रीजन में पड़े हुए हैं? AV3V रीजन. अच्छा, ये रीजन जो है, अब देखने में आपको थर्ड वेंट्रिकल, हाइपोथैलेमस डिफरेंट रीजन लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत क्लोजली लोकेटेड है, बहुत क्लोजली लोकेटेड. AV3V रीजन से नर्व इंपल्सेस जाती हैं किसको? सुप्रा ऑप्टिक को भी और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियर को, दोनों पे जाती है. ये सिंथेसाइज करते रहते हैं थ्रू आउट द 24 आवर्स. ये सिंथेसाइज करते रहते हैं किसको? ADH को. अब ये गौर से एक और चीज देखनी, मैं डायग्राम से समझाने लगा हूं, एक ब्लॉक से बना के, ताकि हमें क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट. इधर देखो जरा गौर से. फॉर एग्जांपल दिस इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर, और इसके नीचे यहां पे इन्होंने भेजना है इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं यार टाइम बचाने के लिए, लेकिन साथ बोल भी रहा हूं इसको. सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ADH जब यहां से बनता है तो यहां से आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी आके नर्व एंडिंग्स के ऊपर वेसिकल की सूरत में स्टोर हो जाता है.
स्टोर हो जाता है। इससे कुछ फैमिलियर टॉपिक आ रहे हैं में, कभी पढ़ा हो पहले? वेसिकल में स्टोर कौन होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमने साइनेप्स के कॉन्सेप्ट में फर्स्ट ईयर में ये पढ़ रखे। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये नर्व एंडिंग्स ही हैं जो यहाँ से आ रही है हाइपोथैलेमस से यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, और यहाँ पे आके इसको स्टोर करवा देती है वेसिकल की सूरत में। अब अगर इन तीनों में से कोई एक हो गया, अभी तक देखो मेरी तरफ, इन तीनों में से कोई एक स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस को किसने डिटेक्ट किया? कहां पे डिटेक्ट किया? ये V3 के रीजन में। उसने नर्व इंपल्सेस किसको सेंड की? सुप्रा ऑप्टिक। अभी देखना, सुप्रा ऑप्टिक को जब नर्व इंपल्सेस आती है ना, तो ये आगे नर्व इंपल्सेस भेजता है टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी नर्व एंडिंग। और जरा नर्व इंपल्स के कॉन्सेप्ट में साइनेप्स में मुझे बताओ, हाउ द न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड? व्हाट इज द फर्स्ट ट्रिगर? द स्टिमुलस। ओपनिंग ऑफ व्हिच चैनल्स? कैल्शियम चैनल्स। ये देखो, यहां पे भी कैल्शियम चैनल पड़े होते हैं। जब यहां पे स्टिमुलस आता है, व्हेन द स्टिमुलस अराइव्स, दिस कैल्शियम चैनल ओपन्स, कैल्शियम एंटर्स इनटू द, अब लोकेशन इंपॉर्टेंट, into the nerve ending of posterior pituitary gland, और यहां से फिर रिलीज होके कौन बाहर आ जाएगा? ADH। This is how these three stimuli stimulate this thing, which is detected by this actually, and then it sends the nerve impulses to supraoptic, preoptic, it sends the nerve impulses to posterior pituitary। यहां तक तो नर्व की गेम ही थी सारी, यहां तक ब्लड वेसल इन्वॉल्व नहीं हुई थी। यहां पे आके जब ADH रिलीज होता है तो ये पहले इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा और यहां से आगे चला जाएगा किसके अंदर? ब्लड वेसल के अंदर। दैट्स हाउ इट एंटर्स द ब्लड्स। हार्मोन है, रन तो किस में करेगा? ब्लड में करेगा। हार्मोन की अपनी डक्ट होती है, एंडोक्राइन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहां पे फिट हो रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? तो क्या आप यहां तक लिख सकते हो हाउ ADH इज रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा और ECM? ये बिल्कुल, ये 5 मार्क्स का एक फ्लो चार्ट भी बन सकता है, इसको डायग्रामेटिकली भी आप लोग बता सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात है, एक और ट्रिकी बात जो ब्रेन में जरा डिफरेंट है, ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है ना, ये लोकेटेड है ब्रेन के अंदर। अभी हमने इसका रीजन भी देख लिया। हमारे ब्रेन में एक बड़ी जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक है जो बॉडी में कहीं और नहीं मिलती, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड ब्रेन बैरियर। इज इट इट? इसको ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं जो न्यूरोग्लाइल सेल्स है, जिनको एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं, जो फूड प्रोसेसेस बनाते हैं साथ साथ जुड़ के, और वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। अल्लाह ताला ने क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया ब्रेन में ये बैरियर? व्हाट डू यू थिंक? ताकि ब्लड से हर अनवांटेड चीज ब्रेन में एंटर ना हो। सिर्फ काम की चीज, कुछ आयंस हैं, वाटर हैं, ग्लूकोज है, जो काम की चीजें आए और वेस्ट अपना न्यूरॉन वापस दे सके। अदरवाइज ब्लड में कोई ऐसी अनवांटेड चीज एंटर ना हो। लेकिन आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो ऑस्मो रिसेप्टर वाला रीजन है ना, AV3V रीजन, यहां पे ये ब्लड ब्रेन बैरियर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, यहां पे ये वीक हो जाता है। इट इज द ओनली रीजन इन द ब्रेन where this blood brain barrier is not as strong as in the other parts of the central nervous system। फॉलो कर रहे हैं मुझे मैं क्या बता रहा हूं? इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये लॉजिक जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? बड़ी देर मेरी तरफ देखना है। ये चेंजेस आ कहां पे रही हैं? कहां पे? ECF? yes। ECF का मतलब हो गया या तो इंटरस्टिशियल स्पेस या मोस्ट प्रोबेबली ब्लड वेसल। तो अगर ब्लड वेसल में चेंजेस आ रही हैं, डिटेक्ट करना है न्यूरॉन ने, तो इसका मतलब है ब्लड से न्यूरॉन में जाएगा तो डिटेक्ट होगा। और जस्ट इमेजिन कि ये बैरियर इतना ही स्ट्रांग होता है यहां पे भी जितना ब्रेन में था, तो ये चेंजेस डिटेक्ट करना डिलेड हो जाता। ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन डिलेड हो जाता। लेकिन हम सबको पता है कि जब ये 3 कंडीशन होती हैं, आवर बॉडी कैन नॉट अफोर्ड डिले। ये इमीडिएटली ADH रिलीज होना चाहिए, क्योंकि अभी ADH को ब्लड वेसल से यहां पे पहुंचने में किडनी में टाइम भी लगना है। तो ये टाइम तो ऑलरेडी लगना है, तो अल्लाह ताला ने ये वाला टाइम बचा दिया कि जब ये चेंजेस ECF में आती हैं, ये फौरन ही कौन डिटेक्ट कर लेता है? ऑस्मो रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर इतना स्ट्रांग है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां समझना जरूरी है कि हाउ ऑस्मो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड सो मच क्विकली व्हेन दीज आर हैपनिंग इन द बॉडी। फौरन करते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे,
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रफली, ये मैं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इधर गौर से देखना। फॉर एग्जाम्पल वन नर्व एंडिंग इज स्टिमुलेटेड फ्रॉम सुप्राऑप्टिक, वन नर्व एंडिंग, हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, एक होती तो नहीं, चलो एक स्टिमुलेट होती है, तो उसके रिजल्ट में मल्टीपल एडीएच वेसिकल्स रिलीज होते हैं, मल्टीपल, एक की स्टिमुलेशन के मल्टीपल। जस्ट इमेजिन, सो व्हाट कैन बी द, yes, the ratio of release of ADH, massive ADH release. मतलब few osmoreceptors are stimulated, few supraoptic nuclei, nerve fibers are stimulated, but as a result, massive ADH release occurs in the blood. अब मुझे बताओ कि ADH के रिसेप्टर कहाँ पे हैं? मैं यहाँ पे आता हूँ वापस। बॉडी में दो वो जगह बताओ जिसमें ADH के रिसेप्टर है। एक तो हमें पता ही है, कलेक्टिंग, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट और मेडलरी कलेक्टिंग डक्ट, एक तो ये किडनी, चलो दूसरा किडनी के अलावा भी कहीं है, स्मूथ नहीं, आपको पता है लेकिन आपके जहन में नहीं आ रहा है, इसका दूसरा नाम क्या है? कहाँ पे? ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल पे इसके रिसेप्टर है उनका नाम है V1, जो किडनी पे उसमें V2, V फॉर वेसोप्रेसिन, V का नाम ऐसे है। सो एक्चुअली V1 और ब्लड वेसल, देखो ये लॉजिकली समझो, अभी ADH ने पहले किडनी नहीं पहुंचना, पहले किसके साथ करना है इंटीग्रेट? ब्लड वेसल के साथ। तो ब्लड वेसल के साथ पहले करेगा, तो ब्लड वेसल पे पहले एक्ट करेगा, स्टार्ट्स वेसोकंस्ट्रिक्शन व्हाइल इन द ब्लड वेसल, जा भी रहा है किडनी की तरफ, वेसोकंस्ट्रिक्शन भी शुरू करवा दी। क्या वेसोकंस्ट्रिक्शन के इसमें फायदा हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है, स्पेशली इन दो कंडीशंस में। पहली कंडीशन में वेसोप्रेशर इफेक्ट कोई खास इफेक्ट नहीं है, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर एंड डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम में तो ये बंदे की जान बचा सकता है। सोचो किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है खुदा ना खास्ता, एंड ही और शी इज हैविंग अ मैसिव ब्लीड लॉस देयर एट द साइट, सो जस्ट इमेजिन दिस इफेक्ट इज सो मच पोटेंट देयर। कोशिश करेगा कि उसके टाइट कर दे उसको, ताकि उसका अनकॉन्शियसनेस की तरफ होना चाहिए। एनीवेज, और सेकंड रिसेप्टर इसके यहाँ पे होते हैं। ये मैकेनिज्म तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ADH यहाँ पे पहुंचता है तो क्या करता है। I think we are done with that. Forms a lot of aquaporins, and those aquaporins causes the water to reabsorb from tubule into the first medullary interstitium, where countercurrent multiplier has already made that interstitium concentrated, and then goes to the vasorector back to the body. यहाँ पे ये सारा मैकेनिज्म वही होता है, लेकिन यहाँ पे पहुंचने तक भी पीछे थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पहुंचने से पहले भी ये बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपने इसके साथ याद रखें। नाउ कैन यू राइट द ऑस्मोरिसेप्टर ADH फीडबैक? आपकी बुक में ना पता फ्लो चार्ट कैसे बना हुआ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आपकी बुक ये कहती है इस फीडबैक के चार्ट को, कहता है जी इनिशियल स्टिमुलस है डिक्रीज बॉडी वाटर। इधर देखते जाओ, ये बुक में बना हुआ, मैं सिर्फ समझाने लगा। डिक्रीज बॉडी वाटर लीड्स टू स्टिमुलेशन ऑफ व्हाट? देखो आगे, ऑस्मोरिसेप्टर। जिन्होंने ये चेंज डिटेक्ट करनी, हाँ आप इसमें ऐड क्या कर सकते हो? इन AB3B रीजन, जब साथ क्लिक कर दो, अच्छी बात है, बताने में क्या है। अच्छा, इससे क्या होगा आगे? सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियर स्टिमुलेटेड बाय दिस। सुप्राऑप्टिक क्या करते हैं? ADH रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ADH एंटर्स इन द ब्लड में, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये ब्लड में आ गया, और ब्लड में आके ADH एक्ट किस पे करेगा? ब्लड वेसल्स एंड किडनी। और एंड पे क्या होगी? इंक्रीज वाटर रिटेंशन बाय किडनी। ठीक लिख रहा हूं कि नहीं? बाय किडनी। और फाइनली एट द एंड वो जो पहला था, इंक्रीज बॉडी वाटर। इसी मैकेनिज्म को उसने ये बताया हुआ, ऑस्मोरिसेप्टर ADH फीडबैक मैकेनिज्म। दिस इज हाउ एज अ रिजल्ट इट हैपेंस। MCQ, अब दो MCQ बताने लगा, इंपॉर्टेंट है। एक सही बताओगे मुझे, एक गलत बताओगे, ये मुझे अभी से पता है। पहला MCQ, व्हाट इज द मोस्ट पोटेंट रिलीजर ऑफ ADH? वो जो 3 लिखे हुए थे उसमें से मोस्ट पोटेंट कौन सा था? इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ ECF। ये याद रखना है, जितने फैक्टर ADH की रिलीज करते हैं उसमें से मोस्ट पोटेंट कौन सा है? इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी। अब मुझे एक बात बताओ,
अभी उस एमसीक्यू की तरफ नहीं आ रही जो आपने गलत कर रहे हो, वो बाद में। ADH डज व्हाट एज अ रिजल्ट टू ऑस्मोलैरिटी? नहीं, ऑस्मोलैरिटी में बताओ, इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है ADH? ADH ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज करता है, क्योंकि जब वाटर भेजेगा, देखो ऑस्मोलैरिटी की अगर बात हो रही है तो हम ECF पे ही हैं, ये ना कंफ्यूज कर देना। अगर आप ऑस्मोलैरिटी ट्यूबुलर फ्लूइड की करोगे वो हम कहीं और चले जाएंगे। जब आप अगर ये सुन लो, अगर कहीं ऑस्मोलैरिटी एमसीक्यू एससीक्यू में लिखी ना, आगे रीजन नहीं लिखा, तो कौन सा समझना है उसको? ECF की बात ही हो रही है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की बात, या ब्लड वेसल या इंटरस्टिशियल स्पेस, उन्हीं की बात हो रही है। तो इसका मतलब है ADH causes decrease in plasma osmolarity whenever it acts. Do we agree on this? प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूट कौन सा है? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मोलैरिटी इतना मेंटेन नहीं करते जितना ये आयंस करते हैं। सोडियम आयन इज द मोस्ट पोटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटेनर ऑफ दैट प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ये याद रखो। तो अगर अब मेरी बात सुननी है, मैं एक और एमसीक्यू, अगर मैं आपको ये कहूं कि इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी का वर्ड नहीं लिखा, लिखा हुआ है कि इंक्रीज प्लाज्मा सोडियम, तो सेम ही बात हो गई। वो यही बताना चाह रहा है कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, मतलब ऑस्मोलैरिटी ज्यादा फैमिलियर वर्ड है ना, क्लिक हो जाता है। इंक्रीज सॉल्ट इन प्लाज्मा और इंक्रीज सोडियम इन प्लाज्मा, अगर ये वर्ड भी यूज हुए होंगे तो आपने परेशान नहीं होना, इसका मतलब स्टिल वही है। वो क्या मतलब है? इंक्रीज प्लाज्मा और इंक्रीज ECF ऑस्मोलैरिटी। यहां तक क्लियर? अब मुझे बताओ, प्लाज्मा में इसको रेगुलेट कौन करता है? हार्मोन का नाम बताओ। लाउडर लाउडर। एल्डोस्टेरोन। किस पे एक्ट करता है? प्रिंसिपल सेल्स। वहां से क्या करता है? सोडियम का रीअब्सॉर्ब और पोटेशियम का सिक्रीशन। इसका मतलब है प्लाज्मा में जब भी सोडियम कम होगा, मैं आपको किसी डिस्कशन की तरफ लेकर आ रहा हूं, प्लाज्मा में जब भी सोडियम कम होगा तो ये ज्यादा रिलीज होगा। और ये दरमियान में मैकेनिज्म क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन। दरमियान में मैकेनिज्म मैं जरा क्विक रिवीजन करवा दूं ताकि आप यहां तक पहुंच जाओ। सुनो इधर, डिक्रीज NaCl इन प्लाज्मा, डिक्रीज NaCl इन ट्यूबुलर फ्लूइड, डिक्रीज रेट ऑफ फ्लो, इंक्रीज रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम PCT, hence more decrease to the macular densa and DCT. Macular densa detect decrease in NaCl, release what? Adenosine. Adenosine acts on the JG cells on the efferent arteriole, and efferent arteriole JG cell release what? Renin. At the end from the lungs angiotensin 2 is produced. एंजियोटेंसिन 2 के 4 काम है। एक्चुअली ना ये एंडोक्राइनोलॉजी की तरफ मैंने जंप नहीं करना चाहता, कभी भी नहीं करना चाहा मैंने रीनल में, क्योंकि मैं कहीं और ही निकल जाऊंगा। क्योंकि आई पर्सनली लव एंडोक्राइनोलॉजी, तो मेरे जहन में बहुत कुछ आना शुरू हो जाए तो अपने को रोक लेता हूं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे दो वो बातें बताऊंगा जो यहाँ इंपॉर्टेंट है। एंजियोटेंसिन के 4 पोटेंट इफेक्ट्स हैं, 4। वन ऑफ देम इज रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। एक उनमें से इंपॉर्टेंट क्या है? एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाना। तो इसीलिए इसका मतलब वही हुआ कि डिक्रीज सोडियम ने रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के जरिए एल्डोस्टेरोन की रिलीज करवाई और एल्डोस्टेरोन ने सोडियम को रिटेन किया। अब एक ट्रिक आने वाला है यहां पे, जो एमसीक्यू गलत ना कर दो, इसलिए मैं आज क्लियर कर देता हूं उसको। डिक्रीज सोडियम का मतलब ऑस्मोलैरिटी में क्या है? डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी। क्या मैं ये कह सकता हूं डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी इज द स्टिमुलस फॉर एल्डोस्टेरोन? क्या मैं ये कह सकता हूं? तो सुन लो, लाइन बना रहा हूं। इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी इज अ स्टिमुलस फॉर रिलीज ऑफ ADH। स्टिमुलस पहले, डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी इज अ स्टिमुलस फॉर रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। आर वी क्लियर ऑन दिस? आर वी क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्चुअली? ओके, अब अगली बात करता हूं। ADH does what to osmolarity? Decrease it. इसी सेंस में एल्डोस्टेरोन का क्या करना बनता है? नहीं करता इंक्रीज। यही वो बात है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बताता हूं कैसे, बता देता हूं। कॉन्सेप्चुअली यही बन रहा है, जैसे ADH था, ADH ने ऑस्मोलैरिटी कम कर दी, एज अ रिजल्ट
तो एल्डोस्टेरॉन का भी ध्यान में आता है कि जब ये सोडियम ज्यादा करेगा तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन बेटे याद रखो अगर सोडियम ज्यादा जाएगा तो साथ वाटर भी ज्यादा जाएगा। सो एज अ रिजल्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होती ऑस्मोलैरिटी, सोडियम भी आ जाता है, वाटर भी आ जाता है, तो नेट देयर इज नॉट सो मच चेंज इन ऑस्मोलैरिटी। ये समझ लो, ये एमसीक्यू है। जो गलत कर आप अब नहीं करोगे, पहले शायद करते थे। अच्छा, एडीएच के लिए कोई डाउट नहीं है। एडीएच जब वाटर रिटेन करवाता है वो सिर्फ वाटर ही रिटेन करवाता है, वो सोडियम को कुछ नहीं करता। इसलिए जब एडीएच वाटर रिटेन करवाता है प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी फॉल ही करती है। अच्छा, एल्डोस्टेरॉन भी वाटर को कुछ नहीं करता, वो तो सोडियम को कर रहा था, लेकिन वो सोडियम के साथ बाय वन गेट वन फ्री में वाटर के साथ रिटेन हो जाता, तो उसमें प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी के ज्यादा चेंजेस नहीं आती जब ये काम करता है, एल्डोस्टेरॉन काम कर रहा होता। बात समझ आ गई है? इसी में एक लास्ट चीज में बस ऐड कर देता हूं, थर्स्ट मैकेनिज्म को, बस थर्स्ट मैकेनिज्म को साथ ऐड कर देता हूं क्योंकि वो भी इसके साथ इंपॉर्टेंट है। देखो, एडीएच बॉडी के अंदर काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब हमारा बॉडी वॉल्यूम वो तीन कंडीशन जो मैंने लिखी थी कम होती है, हमें प्यास लगती है कि नहीं? डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, वॉमिटिंग इज अनदर, डायरिया इज अनदर, जिसमें स्वेटिंग, मैसिव स्वेटिंग, सबके अंदर जब होता है हमें प्यास लगती है, हम फौरन अपनी विल के तहत, मतलब प्यास लग रही होती है, हमें ट्रिगर हो रहा होता है, हम विलफुली पानी पीते हैं। जैसे आजकल बहुत कॉमनली हो रहा है, गर्मी बढ़ी है, हम वाटर इनटेक हमारी ऑटोमेटिकली ज्यादा है। वो भी इंपॉर्टेंट है कि ये थर्स्ट मैकेनिज्म, इसके साथ इसका क्या रिलेशन। मैं आपको सिर्फ यहां पे इतना बता देता हूं कि जो थर्स्ट सेंटर है ना, आपका थर्स्ट सेंटर, वो भी हाइपोथैलेमस में लोकेटेड और वो इन न्यूक्लियाई के बहुत क्लोजली पड़ा हुआ, सुप्राऑप्टिक प्रीऑप्टिक न्यूक्लियाई के बहुत क्लोजली पड़ा हुआ, और इसको भी कौन स्टिमुलेट करता है? ऑस्मोरिसेप्टर्स, एडीएच नहीं, ऑस्मोरिसेप्टर्स। क्योंकि ऑस्मोरिसेप्टर ने डिटेक्ट किया भैया कुछ मसला है, पानी शानी नहीं है इसलिए बॉडी के अंदर, तो ऑस्मोरिसेप्टर ने, अब सुन लो, दो सिग्नल भेजे। एक किसको भेजे? सुप्राऑप्टिक को, एक किसको भेजा? थर्स्ट सेंटर, थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट किया। बात समझ आ रही है आप? थर्ड सेंटर को एक और चीज भी स्टिमुलेट करती है, ये ऑस्मोरिसेप्टर के अलावा एक और भी करती है। मुझे नहीं पता आप इसको अभी फौरी तौर पे बता पाओगे कि नहीं, ये कैसे करती है। Angiotensin 2 also stimulates the thirst center. Angiotensin 2 किसको स्टिमुलेट कर रहा था? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन किसको बैलेंस कर रहा था? सोडियम। तो एक्चुअली ये पार्ट तो नथिंग टू डू विद वाटर, ये ऑस्मोरिसेप्टर वाला पार्ट तो नहीं है ना, ये तो वो रेनिन एंजियोटेंसिन वाला पार्ट है, ये तो वहां से स्टिमुलेट हुआ है, लेकिन साथ के साथ एंजियोटेंसिन 2 थर्स्ट सेंटर को भी एक्टिवेट करता है। इसका मतलब है जब कभी हमारा ब्लड में सोडियम कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी वाटर भी मांगेगी। ये दो डिफरेंट बातें हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, गौर से सुननी मेरी बात। एक थर्ड सेंटर स्टिमुलेट हुआ बॉडी में वाटर कम होने की वजह से, जिसका रूट क्या था? ऑस्मोरिसेप्टर। और एक थर्ड सेंटर स्टिमुलेट हुआ बॉडी में सोडियम कम होने की वजह से, जिसका रूट क्या था? एंजियोटेंसिन। दोनों केसेस में थर्ड सेंटर स्टिमुलेट होता, तो फर्क, एक फर्क है बहुत बड़ा। इस केस में एडीएच नहीं स्टिमुलेट होता। सुन रहे हैं मेरी बात में क्या कहना है? सोडियम जब कम होता है तो एडीएच का इसका कोई ताल्लुक नहीं, हाँ थर्स्ट का जरूर है। मतलब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि थर्स्ट एक कॉमन चीज बन गई एडीएच और एल्डोस्टेरॉन के दरमियान। थर्स्ट दोनों केसेस में एक्टिवेट हो रहा है, यहां पे एडीएच की हेल्प कर रहा है और यहां पे ये एंजियोटेंसिन 2 से एक्टिवेट हो रहा है, ये प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी की हेल्प कर रहा है। देखो मैंने भी आपको बताया कि सोडियम के साथ वाटर भी आएगा और यहां से थर्स्ट भी एक्टिवेट हो रहा है, तो मजीद वाटर आएगा, तो इसलिए प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी एज अ रिजल्ट एल्डोस्टेरॉन के रिजल्ट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर ये थर्स्ट ऑस्मोरिसेप्टर की वजह से एक्टिवेट हो रहा है फिर तो डेफिनेटली सिर्फ वाटर ही, हम पानी ही पीते हैं सिर्फ। हाँ वो अलग बात है कि हम कोई मिनरल्ड वाटर पीना शुरू कर दें,
हम कोई ऐसा पानी लेना शुरू कर दें जिसमें सोडियम और वाटर इक्वल हो, फिर भी चेंज नहीं आएगी, लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा बहुत कम चांसेस। हम आम पानी, सादा पानी पीते हैं और सादा पानी सिर्फ पानी ही होता है, वो वाटर होता है, प्योर वाटर। तो उस केस में भी ये। तो अब मुझे बताओ कि थर्स्ट के एमसीक्यू क्या ये बन सकते हैं कि थर्स्ट सेंटर इफ स्टिमुलेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर फीडबैक causes what in osmolarity? Decrease in osmolarity. But if thirst center is stimulated as a result of renin-angiotensin 2 system, it causes no change in osmolarity. पानी को फिर भी पानी पी रहे होते हैं, लेकिन अंदर से सोडियम भी आ रहा है, तो वो सोडियम वाटर एक दूसरे को बैलेंस करते चले जाते। ये बात आपने सुन तो ली, अल्लाह करे आपको याद भी रह जाए, ये इंपॉर्टेंट। तो एल्डोस्टेरोन से रिलेटेड एक एमसीक्यू हमने ऑस्मोलैरिटी का किया, मैंने वहां पे भी रीजन बताई कि एक तो यहाँ भी वाटर साथ आता है, और दूसरी रीजन मैंने आपको यहाँ पे बताई कि थर्स्ट सेंटर की स्टिमुलेशन। अच्छा, थर्स्ट सेंटर के ना, थर्स्ट सेंटर की स्टिमुलेशन में से कॉमन बताओ प्यास कब कब लगती है? बॉडी से रिलेटेड नहीं, मुझे वो नहीं बताओ, वो तो फीचर्स हमें पता है कि बाहर क्या क्या होगी जरूरत। बॉडी में ऐसा क्या फील हो रहा होता है कि प्यास लगती है? गला सूख रहा होता है, एग्जैक्टली। तो ये आपकी बुक में बिल्कुल ऐसे रिटन है, व्हेन देयर इज ड्राइनेस ऑफ माउथ and your special upper GIT part, yes, it is a big stimulator for this osmoreceptor and thirst center। कि जब भी आपका गला सूखता है ना यहाँ से और ये सारा होता है, तो 10th cranial nerve, vagus nerve, glossopharyngeal, ये सिग्नल लेके जाते हैं और इस सिग्नल के जरिए इसको भी स्टिमुलेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं इसको स्टिमुलेट। तो ये वो सारी, और इस तरह उसने लिखा हुआ है कि इवन GIT के अंदर भी जो हम फील नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बिल में नहीं है, लेकिन GIT के अंदर भी ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं कि जब GIT का अंदर ड्राई आउट होता है तो वो भी फीडबैक भेजते हैं पीछे किसको, ऑस्मोरिसेप्टर को, कि भैया थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट करो, पानी की कमी हो रही है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। और बाकी वो तो फैक्टर हैं ही हैं इसके साथ, वो जो हमने ADH के किए थे, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी भी इसको स्टिमुलेट कर रही है, डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर भी इसको स्टिमुलेट कर रहा है, डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम भी स्टिमुलेट कर रहा है। उन केसेस में तो थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होगा ही होगा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टिमुलाई ऑफ ADH रिलीज, लास्ट पार्ट, स्टिमुलाई ऑफ ADH रिलीज और स्टिमुलाई ऑफ थर्स्ट एक्टिवेशन, इनमें तीन तो कॉमन है, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी, डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। थर्स्ट के कुछ एक्स्ट्रा भी हैं जिसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ और GIT रिफ्लेक्सेस, एब्सोल्युटली ड्राइनेस ऑफ माउथ और GIT रिफ्लेक्सेस ADH के लिए शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट जरूर होता है। बाय द वे, वैसे एंजियोटेंसिन के 3 काम तो आपको पता लग ही गए हैं। मैंने बताया था इसके 4 एक्शन एंजियोटेंसिन 2 के, 3 तो पता लग ही गए हैं। एक क्या है? एल्डोस्टेरोन। दूसरा क्या है? तीसरा एक और भी है जो मैंने बता चुका हूं रीनल में, इफरेंट आर्टीरियोलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। इफरेंट की वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन सिर्फ करवाता है, उसके रिसेप्टर होते हैं। चौथा खुद पढ़ लेना। थैंक यू।